नमस्कार साथियों। देखिए, हमने इससे पहले लेक्चर में पेलिमोन है मैक्रोब्रेकियम है भारतीय सौर जलीय झींगा वो प्रारंभ किया था और उसके शरीर है, ठीक है, उसके शरीर के हमने विखंडीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि जो झींगा है पेलिमोन है उसका शरीर है प्रमुखतया दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है, शिरोवक्षीय और उदर। यानी वहाँ पे सिर और वक्ष वो आपस में संयोजित हो जाते हैं, तो उसको हम सिरोवक्ष कहते हैं, सेफेलोथोरेक्स कहते हैं, और वहाँ पे उदर होता है। तो इस प्रकार से दो भाग होते हैं शरीर के। और फिर मैंने आपको कहा था कि जो सिर है वो 5 खंडों से मिलकर बना होता है, वक्ष है वो 8 खंडों से मिलकर बना होता है, और उदर है वो 6 खंडों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से उसके शरीर में टोटल है वो 19 खंड होते हैं, ठीक है। तो आगे आज हम उसी को प्रारंभ करते हुए, उसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए इसके, ठीक है ना, उपांग पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने स्वभाव पढ़ लिया था, उसका आवाज पढ़ लिया था, और बाह्य आकार की हम पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। आज उपांग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उपांग, उपांग अपेंडेजेज, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करें कि झींगे हैं, झींगे के अंदर पेलिमोन है, उसके अंदर 19 जोड़ी, ठीक है, 19 जोड़ी उपांग होते हैं। गुन्नी जोड़ी संधित उपांग होते हैं। गुन्निस जोड़ी संधित उपांग, ठीक है। तो शरीर में खंड कितने होते हैं? 19। और यहाँ पे उपांग उनकी कितनी जोड़ी होती है? 19। इसका मतलब क्या होगा कि शरीर के प्रत्येक खंड पे संधित उपांग उनकी एक जोड़ी होती है। तो यहाँ पे शरीर का प्रत्येक खंड, उस पे एक जोड़ी संधित उपांग होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल खंड कितने हो गए? टोटल खंड 19 हो गए। टोटल खंड 19 हो गए। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 19 जोड़ी संधित उपांग हो गए, ठीक है ना। 19 जोड़ी यहाँ पे संधित उपांग हो गए, ठीक है। ये है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे जो उपांग होते हैं वो द्विशाखी होते हैं, ठीक है ना। द्विशाखी उपांग पाए जाते हैं, यहाँ पे द्विशाखी पाए जाते हैं, विरामस उनको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उनको? विरामस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हम अगर बात करें कि ये जो उपांग है ये विभिन्न कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, और कार्य के अनुसार विभिन्न कार्यों के अनुसार जो ये कार्य परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, इसमें विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। कार्य को लेकर इनमें विविधता पाई जाती है, और प्रत्येक उपांग वो द्विशाखी होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक उपांग द्विशाखी, विरामस, ठीक है। प्रत्येक उपांग है वो द्विशाखी होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रत्येक उपांग है, ठीक है, प्रत्येक उपांग है उसमें सामान्य एक आधार होता है, ठीक है ना, जिसको हम प्रोटोपोडाइट कहते हैं। यानी यहाँ पे बात करें प्रत्येक उपांग में एक आधार, और उसको हम कहते हैं आदिपादांश, प्रोटोपोडाइट, ठीक है ना, प्रोटोपोडाइट कहते हैं। और ये जो आधार है
इस आधार से दो शाखाएं जुड़ी होती है। कितनी शाखाएं जुड़ी होती है? दो शाखाएं जुड़ी होती है, ठीक है ना। इससे दो शाखाएं, और शाखा को हम बोलते हैं यहाँ पे रेमी। जुड़ी होती है, ठीक है। तो दो शाखाएं जुड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम, ठीक है ना, बाई रेमस पड़ा है, ठीक है ना, बाई रेमस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अंदर की ओर शाखा होती है, यहाँ पे शाखा है, एक शाखा अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर शाखा होती है। जो अंदर की ओर शाखा होती है उसको हम बोलते हैं अंतःपादांश, यानी एंडोपोडाइट, अंतःपादांश। और जो बाहर की ओर शाखा होती है उसको हम बोलते हैं बहिर्पादांश, यानी एक्सोपोडाइट, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, अंतःपादांश है और बहिर्पादांश है, ठीक है ना। अच्छा, आदि पादांश है, ठीक है ना, कुछ, अगर सभी के अंदर नहीं, अगर हम कुछ यहाँ पे पादांश की बात करें तो आदि खादांश है, उसमें भी मूल रूप से, प्रारूपी रूप से दो खंड होते हैं, ठीक है ना, प्रारूपी रूप से दो खंड। दो खंडों से निर्मित होता है। इसमें एक तो समीपस्थ होता है, जो समीपस्थ होता है उसको बोलते हैं हम कक्षांक, कोक्जा। और एक होता है यहाँ पे दूरस्थ, डिस्टल, थोड़ा दूर होता है, संरचना में समझ में आ जाएगा आपको। जो दूरस्थ होता है, डिस्टल होता है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं बेसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? बेसिस। ठीक है, उसको कहते हैं हम बेसिस। तो यहाँ पे बेसिस होता है और कक्षांग होता है, ठीक है ना। और इन, यानी बेसिस से दो शाखा जुड़ी होती है, ठीक है, दो शाखा जुड़ी होती है बेसिस से। देखिए इसकी मैं संरचना आपको अगर बात करूं, ठीक है, तो जनरल बातें पढ़िए, इसकी संरचना की बात करें अपन, तो संरचना देखिए इसकी। शरीर का खंड मान लीजिए, कोई भी शरीर का खंड है XYZ, चाहे वो वक्ष का खंड हो, चाहे वो उदर का खंड हो, ठीक है ना, शरीर का खंड होना चाहिए यहाँ पे। तो शरीर का खंड है ये मान लेते हैं शरीर का खंड है, कोई भी शरीर खंड है, शरीर खंड। तो यहाँ पे शरीर खंड की बात करें, यहाँ पे बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना, शरीर खंड से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलेंगे कोक्षा। इससे जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे बेसिस। तो ये तो क्या हो गया? कक्षांग। ये क्या हो गया? बेसिस, ठीक है, कक्षांग हो गया, बेसिस हो गया। अब बेसिस है, इससे दो शाखाएं जुड़ी हुई है, ठीक है ना, जिसको हम रेमी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो शाखाएं जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो शाखाएं होती है, ये दो शाखाएं होती है, ये खुद भी संधित होती है, ठीक है, संधित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ज़्यादातर केसेस में ये जो दो शाखाएं ये संगीत होती है, और इनमें भी काफ़ी खंड होते हैं जिनको हम पाद खंड कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? हम पाद खंड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो ये वाला है, इनको हम पाद खंड कह सकते हैं। प्रत्येक शाखा है, उसके एक खंड को हम बोलते हैं पाद खंड, पोडोमियर, ठीक है ना, पोडोमियर।
जो बाहर की ओर शाखा है, ठीक है ना, बाहर की ओर शाखा है उसको क्या कहेंगे, एक्सोपोडाइट। बहिर्पादांश। और अंदर की ओर है ठीक है ना, उसको कहेंगे अंतःपादांश। ठीक है ना, इस प्रकार से हम यहाँ पे वर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है ना, अंतःपादांश है, बहिपादांश है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो शाखाएं होती है, तो यहाँ पे दो शाखाएं होती है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए उनको बाइरेमस कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिसन, नाम कहाँ से आई है, यहाँ पे रेमी की बात करें, ठीक है, तो रेमी है, ये तो हो गया बहुवचन, और रेमस है, ये हो गया एक वचन। ठीक है ना, रेमस। अब अगर एक है, ठीक है ना, अगर एक ही शाखा होगी तो उसको बोलेंगे यूनिरेमस। क्या बोलेंगे, यूनिरेमस। ठीक है ना, अगर एक ही शाखा है, जैसे प्रसंगिका, प्रसंगिका है, यहाँ पे हम प्रसंगिका पढ़ेंगे, एंटीन्यूल, तो एंटीन्यूल है उसमें सिर्फ एक ही शाखा होती है। ठीक है, और अगर दो शाखा है तो उसको कहेंगे यहाँ पे यूनि की जगह क्या लगाएंगे, बाई, बाइरेमस, बाइरेमस, ये हो जाएगा बाइरेमस। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम ये वर्डिंग्स है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें पेलिमोन है, इसमें एक साखी यूनिरेमस प्रसंगिका एंटीन्यूल को छोड़कर शेष सभी उपांग द्विशाखी होते हैं। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी यहाँ पे, इसका मतलब ध्यान रखना कि यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कि आप प्रसंगिका है, एंटीन्यूल है, इसको छोड़ दो, तो मैंने क्या कहा था आपको, शरीर में टोटल कितने जोड़ी उपांग होते हैं, 19 जोड़ी उपांग होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 19 जोड़ी संधित उपांग होते हैं, तो 19 जोड़ी संधित उपांग है, यहाँ पे 19 जोड़ी हम संधित उपांग की बात करें तो इनके अंदर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 19 जोड़ी संधित उपांग है, उनके अंदर जो एक जोड़ी उपांग है, एक जोड़ी उपांग क्या होंगे, प्रसंगिका, वो सिर्फ एक साखी होते हैं। ठीक है ना, बाकी सभी 18 जोड़ी जो उपांग है वो द्विशाखी होंगे। क्या होंगे, वो द्विशाखी होंगे। तो यहाँ पे देखिए शरीर का प्रत्येक खंड है, ठीक है, एक जोड़ी संधित उपांग लगा होता है। टोटल खंड कितने होते हैं, 19। टोटल खंड कितने होते हैं, 19। तो 19 खंड के साथ एक खंड पे एक जोड़ी उपांग होता है, तो यहाँ पे कितने जोड़ी उपांग हो गए, 19 जोड़ी संधित उपांग हो गए। ठीक है ना, और प्रत्येक उपांग है वो द्विशाखी, द्विशाखी होता है। ठीक है ना, प्रत्येक उपांग है वो क्या होता है, द्विशाखी होता है, उसमें दो शाखाएं होती है। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक उपांग यहाँ पे नहीं है, अपवाद एक छोटा सा। ठीक है, जो प्रसंगिका है वो द्विशाखी नहीं है। ठीक है ना, एक को छोड़ के, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं को छोड़कर एक को छोड़कर। ठीक है ना, एक को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, प्रसंगिका, बाकी सभी उपांग है वो द्विशाखी है, बाइरेमस है। ठीक है, और यहाँ पे बाइरेमस नाम कहाँ से आया, देखिए जो शाखा है, शाखा को हम रेमी कहते हैं, तो रेमी बहुवचन हो गया, रेमी क्या हो गया, बहुवचन हो गया, और इसका एक वचन हो गया रेमस। तो अगर एक शाखा है तो यूनि लगा देंगे, और दो शाखा है तो यहाँ पे बाई लगा देंगे, ये बाइरेमस है। ठीक है, तो प्रत्येक उपांग में एक आधार होता है और इससे दो शाखाएं जुड़ी होती हैं। तो जो आधार होता है उसको बोलते हैं आदिपादांश। क्या बोलेंगे उसको, आदिपादांश बोलेंगे। ठीक है ना, और जो शाखा होती है, ठीक है ना, अंदर की जो और शाखा होती है उसको अंतःपादांश कहते हैं, बाहर की ओर शाखा उसको बहिपादांश कहते हैं। ठीक है ना, शरीर एक्सिस के अंदर की ओर है जो अंतःपादांश, बाहर की ओर है बहिर्पादांश। और प्रारूप रूपी से जो आदिपादांश है, प्रोटोपोडाइट है, वो दो खंडों से निर्मित होता है। जो समीपस्थ खंड होता है उसको बोलते हैं कोक्जा, और जो दूरस्थ होता है उसको बोलते हैं बेसिस। जैसे ये शरीर है, ठीक है ना, ये वाला ये शरीर का भाग हो गया, तो इस शरीर के भाग के पास अगर हम बात करें यहाँ पे
इस शरीर के भाग के पास ये जो कक्षांग है, ठीक है ना, कोक्जा है, ये समीपस्थ है क्योंकि शरीर के सबसे पास है, और बेसिस है ये दूरस्थ है क्योंकि ये दूर है शरीर के, ठीक है ना, यहाँ से दूर हो गया, ये तो समीपस्थ हो गया, ये दूरस्थ हो गया, और यहाँ से दो शाखाएं निकल रही है, तो जो अंदर की ओर है उसको अंतःपादांश, बाहर की ओर उसको बहिपादांश, ठीक है ना, यहाँ पे बोलते हैं। और इनमें भी कई खंड होते हैं, तो इन खंडों को बोलते हैं हम पादखंड, पोडोमियर। क्या कहते हैं इनको? पादखंड कहते हैं इनको, पोडोमियर, ठीक है। खंडों की एक जनरल मैंने संरचना बताई कि प्रत्येक खंड उसमें कौन कौन सी संरचना यहाँ पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम परसंगिका को छोड़ दें, अगर हम परसंगिका को छोड़ दें तो बाकी 18 जो उपांग है वो विभिन्न कार्य करते हुए, कार्य तो अलग अलग करते हैं वो, किंतु संरचना में लगभग एक जैसे होते हैं। संरचना में क्या होते हैं? वो एक जैसे होते हैं, और संरचना में एक जैसे होने के कारण कार्य अलग है, बस संरचना समान है, तो इसको कहते हैं हम समांग। क्या कहते हैं इनको? समांग, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्विशाखी होते हैं, समान भ्रूणी की उत्पत्ति होती है, तो इनको हम श्रेणीबद्ध, और श्रेणी से लगे होते हैं, श्रेणीबद्ध समांगता का उदाहरण है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं समांग की बात कर लेता हूं, होमोलोगस, ठीक है ना। एक को छोड़ दो प्रासंगिका, तो प्रासंगिका को छोड़कर शेष उपांग है, ठीक है ना, शेष उपांग विभिन्न कार्य करते हुए संरचना में समान होते हैं, संरचना में समान होते हैं, ठीक है ना। तो कार्य है वो अलग है, संरचना में समान है, इसको हम समांगता कहते हैं, होमोलोगस इसको कहते हैं। क्यों क्यों समान है? क्योंकि द्विशाखी है, द्विशाखी होने के साथ साथ इनकी भ्रूण की उत्पत्ति समान होती है। इसके अलावा सभी उपांग शरीर खंडों पर श्रेणीबद्ध रूप से जुड़े होते हैं। तो सभी उपांग शरीर खंडों पर श्रेणीबद्ध रूप से जुड़े होते हैं, तो ये जो उदाहरण है ये श्रेणीबद्ध समांगता, यानी सीरियल होमोलॉजी का उदाहरण, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो मैंने चीजें लिखी है यहाँ पे बात करें हम कि समांग है, यहाँ पे समांग होते हुए, ठीक है ना। समांग का मतलब क्या है कि प्रसंगिका को छोड़ दो, जो 19 उपांग है 19 उपांग में से एक जोड़ी को छोड़ दो, जो 18 जोड़ी उनकी हम बात कर रहे हैं। तो 18 जोड़ी उपांग के अंदर देखिए कि यहाँ पे इनको प्रसंगिका को छोड़कर शेष उपांग है, यानी शेष कितने बच गए? 18 जोड़ी। ये अलग अलग कार्य करते हुए संरचना में समान होते हैं। क्यों संरचना में समान है? द्विशाखी होने के साथ साथ भ्रूण की उत्पत्ति वो समान है, ठीक है ना। और ये सभी उपांग शरीर खंडों पर श्रेणीबद्ध रूप से जुड़े होते हैं। किससे रूप में जुड़े? श्रेणीबद्ध रूप से जुड़े होते हैं, तो इसको हम श्रेणीबद्ध समांगता कहते हैं। ये श्रेणीबद्ध समांगता का उदाहरण है, सीरियल होमोलॉजी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की इनके सामान्य जानकारी के बारे में, उपांग उनकी सामान्य जानकारी मैंने बताई आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तो 19 जोड़ी है, 19 जोड़ी में से यहाँ पे
बात करें अपन तो उपांग उनकी टोटल 19 जोड़ी होती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ लगे होते हैं ये, तो ये मैं बता रहा हूँ। उन्नीस जोड़ी उपांग, ठीक है ना। तो 19 जोड़ी में यहाँ पे जो बात करें अपन तेरह जोड़ी है, 13 जोड़ी यहाँ पे बात करें ये शिरोवक्ष में होते हैं, शिरोवक्ष में। और 6 जोड़ी है, 6 जोड़ी उपांग होंगे यहाँ पे किसमें, उदर में। अच्छा यहाँ पे शिरोवक्ष की बात करें तो यहाँ पे बात करें हम 5 जोड़ी, सिर में, और 8 जोड़ी ये किस में हो जाएंगे, ये वक्ष में। हालांकि सिर और वक्ष एक साथ संधित होता है। तो यहाँ पे साथियों जो सिर के अंदर सिर है, सिर के ऊपर जो उपांग है, ठीक है ना, 5 जोड़ी, इनको बोलते हैं शीर्षस्थ उपांग। क्या कहेंगे इनको, इनको नाम देते हैं, शीर्ष के ऊपर है भाई ये, इनको कहेंगे शीर्षस्थ उपांग, यानी सेफेलिक अपेंडेजेज, ठीक है ना, सेफेलिक अपेंडेजेज कहेंगे इनको, शीर्षस्थ उपांग कहेंगे। और जो 8 जोड़ी वक्ष में है इनको कहेंगे वक्षीय उपांग। वक्षीय उपांग, तो वक्षीय उपांग को बात करें यहाँ पे थोरेसिक अपेंडेजेज, ठीक है ना, वक्षीय उपांग। अच्छा जो उदर के अंदर होंगे इनको कहेंगे उदरीय उपांग, ठीक है ना, उदरीय उपांग कहेंगे इनको। 6 जोड़ी होती है उदर के अंदर, तो एब्डोमिनल, एब्डोमिनल अपेंडेजेज, ठीक है ना। कौन कौन से उपांग है वो कहाँ कहाँ होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। शरीर के खंड के अकॉर्डिंग उनकी संख्या कहाँ पे कितनी है, ठीक है ना, किस नाम से उनको जानते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो शीर्षस्थ उपांग की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, शीर्षस्थ उपांग की बात करें तो शीर्षस्थ उपांग में देखिए कौन कौन से उपांग होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे शीर्षस्थ उपांग की बात करें हम तो इसके अंदर प्रसंगिका है एक जोड़ी, प्रसंगिका है एक जोड़ी, ठीक है ना। अभी तो हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में भी इनको साथ साथ लिखूंगा। प्रसंगिका एक जोड़ी, एक जोड़ी यहाँ पे सरंगिका है, ठीक है। एक जोड़ी यहाँ पे चिबुक है, मैंडिबल, ये हमने कॉकरोच के अंदर पढ़ा था। इसके अलावा बात करें एक जोड़ी लघु जंबिका है, जंबिका जैसी होती है, लघु जंबिका बोलते हैं। और एक जोड़ी जंबिका है। बताओ 5 जोड़ी हो गए ना, प्रत्येक एक जोड़ी है, ध्यान रखना प्रत्येक है ये एक जोड़ी है, ये सारे एक जोड़ी है, ठीक है ना, प्रत्येक एक जोड़ी। तो टोटल कितने हो गए, 5 जोड़ी हो गए, ठीक है ना। तो सिर है, सिर में ये उपांग होती है, ठीक है ना, 5। बस अभी जस्ट मैं नाम बता रहा हूँ इनको। थोरेसिक की बात करें वक्षीय, ठीक है ना। तो यहाँ पे वक्ष के अंदर बात करें तो एक तो देखिए यहाँ पे जंप पदक होते हैं, क्या होते हैं, जंप पदक। थोरेसिक अपेंडेजेस की बात करें चलो इंग्लिश में तो बाद में लिख देंगे, जंप पदक है। इसके अलावा यहाँ पे चलन टागे होती है,
चलने के काम आती है, चलन टांगे, ये 3 जोड़ी होती है। और ये चलन टांगे ये होती है 5 जोड़ी। कितनी होती है? 5 जोड़ी। ये 5 जोड़ी होती है, ठीक है ना। एंड टोटल 10 हो गए। उदरी उपांग की बात करें तो उदरी उपांग में पल्लव पाद होते हैं, तैरने में काम आते हैं, नाम से पता है पल्लव, ठीक है ना। 5 जोड़ी। और एक होता है यूरोपोड, यूरोपोड 1 जोड़ी। तो ये अपना यहाँ पे क्रम है जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से ये क्रम होता है अपना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उपांग के अंदर बात करें 19 जोड़ी उपांग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 19 जोड़ी उपांग है टोटल। 19 जोड़ी में से 13 जोड़ी तो शिरोवक्ष में होते हैं, 6 जोड़ी उदर में होते हैं, ठीक है। शिरोवक्ष की बात करें यहाँ पे तो शिरोवक्ष में 13 जोड़ी है, उसमें से 5 जोड़ी है वो तो सिर में होंगे, और जो सिर में होंगे उनको कहेंगे शीर्षस्थ उपांग। क्या कहेंगे? शीर्षस्थ उपांग। नाम ये सेफेलो है, सेफेलो वर्ड हम सिर के लिए यूज करते हैं, तो उनको करते हैं शीर्षस्थ उपांग। और शीर्षस्थ उपांग है उसमें 5 जोड़ी होती है, ठीक है ना। तो 5 जोड़ी कौन कौन सी नाम मैंने लिख दिए, ठीक है ना। प्रसंगिका है, श्रृंगिका है, चिबुक है, लघु जंबिका है और जंबिका है, ठीक है। इसके अलावा वक्ष है, वक्ष में 8 जोड़ी होते हैं, तो उनको कहते हैं वक्ष्य उपांग, है ना। नो डाउट नाम से पता है यहाँ पे वक्ष के अंदर, इसलिए वक्ष्य उपांग बोल दिया। जंप पदक होते 3 जोड़ी और चलन टांगे होती है 5 जोड़ी। उदरी उपांग की बात करें तो उदरी उपांग के अंदर भी कितने हैं? 6 जोड़ी है। 6 जोड़ी में 5 जोड़ी तो पल्लव पाद है जो तैरने के काम आते हैं, और 1 जोड़ी क्या है? यूरोपोड है, ठीक है ना। यूरोपोड तो बिल्कुल पीछे होता है, पाश्चात पाद इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये है यहाँ पे। तो 1 बाय 1 अब आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे शीर्षस्थ उपांग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शीर्षस्थ उपांग के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हम वक्ष उपांग पे चलेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उदरी उपांग है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर बात करें अपन, चलिए तो मैं आज शीर्षस्थ उपांग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर शीर्षस्थ उपांग कितनी जोड़ी बताई थी? 5 जोड़ी। तो यहाँ पे अब मैं इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ इसके अंदर। प्रसर्गिका है, परसंगिका है, एंटीन्यूल, सरंगिका है, ये एक से ज्यादा इसलिए एंटीन्यूली, एंटीनी, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या कहा यहाँ पे? चिबुक है, ठीक है ना। मैंडिबल है, भोजन को काटने का काम करते हैं, चिबुक मैंडिबल है। लघु जंबिका है, मैगजिलुली, मैगजिलुली और जंबिका है। इनके इंग्लिश के नाम भी लिख दिए मैंने, ठीक है। ये मैगजिलुली जिस क्रम से होता है ना उसी क्रम मैंने लिखे, ठीक है ना। अगर से पक्ष क्रम में, ठीक है ना। ये अगले सिरे से, ठीक है ना, जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर बात करें हम, यहाँ पे ये प्रसंगिका है, ये मुख से पहले होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मुख पूर्वी। मुख से पहले होती है इसलिए इसको मुख पूर्वी बोलते हैं, प्री ओरल। और ये मुख के बाद होती है, 4 मुख के बाद होती है तो उनको बोलते हैं मुख पश्चिम, मुख पश्चिम कहते हैं। मुख पश्चिम बात करें तो यहाँ पे
पोस्ट ओरल, इनको पोस्ट ओरल करते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन, तो ये शीर्षस्थ उपांग है, ठीक है ना। वन बाय वन एक एक करके मैं इनके संरचना बता रहा हूँ और इनका कार्य बता रहा हूँ, ठीक है। वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करें हम, सबसे पहले हम ले रहे प्रसंगिका, ठीक है। प्रसंगिका के बारे में बात करें, प्रसंगिका, प्रसंगिका करें तो इसको हम इंग्लिश के अंदर, जैसा मैंने बताया था, एंटीनुलाई कहते हैं, ठीक है ना, एंटीनुलाई। ये देखिए स्थिति, देखिए इसकी, तो स्थिति है नेत्रवरंत, नेत्रवरंत के ठीक नीचे स्थित, ठीक है ना। तो ये नेत्रवरंत के ठीक नीचे स्थित होते हैं, ठीक है। जो नेत्रवरंत है उसके ठीक नीचे स्थित होते हैं। नेत्रवरंत देखिए, याद कीजिए नेत्रवरंत, ये कल मैंने आपको संरचना बताई थी, इस तरीके से ये शिरोवक्ष है और इसका ये भाग है, याद कीजिए रोस्ट्रम, फिर यहाँ पे नेत्रकोटर खांच थी, याद है, और नेत्रकोटर खांच से वनंत निकलता था और उस पर एक संयुक्त नेत्र लगी होती थी। तो ये चालू होते हैं यहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है ना, इसके नीचे। अब देखिए इसके अंदर बात करें, इसमें जो यहाँ पे, चलो मैं संरचना बना देता हूँ सीधी, ठीक है। यहाँ पे संरचना की हम बात कर लेते हैं। समझने की कोशिश करना जो इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि प्रत्येक उपांग है उसमें दो भाग होंगे, ठीक है ना। एक तो क्या होगा, आदि पादांश होगा, प्रोटोपोडाइट होगा। तो यहाँ पे जो आदि पादांश वो तीन खंडों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, सबसे नीचे होता है पूर्व कक्षांग, प्रीकोक्जा, इसको कहते हैं हम यहाँ पे कक्षांग, कोक्जा। पूर्व कक्षांग होगा, कक्षांग हो गया, और इसको कहते हैं हम बेसिस। बेसिस, ठीक है ना। ये तीन खंड है, तो तीन खंड है, ये एक साथ मिलके, इनको हम इधर लिख देता हूं मैं। इन तीनों खंडों को एक साथ हम इनको नाम देते हैं आदि पादांश। यानी आदि पादांश यहाँ पे तीन खंडों से मिलकर बना होता है, आदि पादांश, प्रोटोपोडाइट, ठीक है ना। यहाँ पे कंटक होता है, पूर्व कक्षांग है, ठीक है ना। पूर्व कक्षांग में देखिए, पूर्व कक्षांग में बाहर की ओर एक कंटक होता है, स्पाइन, ये देख रहे हो आप, ये स्पाइन निकला है यहाँ पे, स्पाइन कंटक है। और यहाँ पे पूर्व कक्षांग इसके आधार में, ठीक है ना, आधार में आप देख रहे हो एक सूल जैसी संरचना निकली हुई है, ठीक है ना। एक कंटीली कंट की पाली होती है जिसको स्टाइलोसेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
स्टाइलोसेराइट, ठीक है ना, स्टाइलोसेराइट कहते हैं। ये एक तरीके से कंठ की पाली, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये देखिए यहाँ पे इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे ये जो बेसिस है इससे दो संस्पर्शक निकलते हैं, ठीक है ना, जो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहिर्पादांश है और अंतःपादांश के समांग नहीं होते, ठीक है ना। भार का संस्पर्शक है, दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, तो ये भार का संस्पर्शक है, भार का संस्पर्शक फिलर, और ये अंदर का संस्पर्शक है, अंदर का संस्पर्शक। उसके बाद देख रहे हो जो भार का संस्पर्शक है, ठीक है ना, वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया, दो शाखाओं में क्या हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है ना। ये भार वाली शाखा है, ये बड़ी है, और ये शाखा है, ये छोटी है, दो शाखाओं में विभाजित, दो शाखाओं में क्या हो गया, ये विभाजित हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर बात करें हम यहाँ पे कि जो ये अग्र कक्षांग है, ठीक है ना, ये जो अग्र कक्षांग है इसमें यहाँ पे एक गड्ढा होता है, ठीक है ना, एक गड्ढा होता है जो एक इंटेगुमेंट से कवर होता है, और यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसके द्वारा संतुलन पुटी खुलती है। कौन खुलती है यहाँ पे, संतुलन पुटी, संतुलन पुटी खुलती है, स्टेटोसिस्ट, ठीक है ना, स्टेटोसिस्ट कहते हैं, संतुलन पुटी खुलती है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर एक छिद्र के द्वारा खुलती है, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें संवेदी सुख होते हैं, ठीक है ना, संवेदी सुख ये सुख है, तो इसका जो काम है, इसका जो कार्य है वो होता है, ठीक है ना, स्पर्श ग्राही की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ये स्पर्श ग्राही की तरह काम करता है, यानी टेक्टाइल रिसेप्टर होता है। क्या होता है, ये स्पर्श संवेदी होता है, ये स्पर्श संवेदी, टेक्टाइल, टेक्टाइल रिसेप्टर ये होता है, ठीक है, क्योंकि संवेदी सुख है, सुख मतलब सीटाई, हेयर जैसी स्ट्रक्चर है, उपस्थित, वो उपस्थित होती है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये सुख है, ये सुख है, ठीक है, ये संरचना होगी इसकी। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर यानी आदि पादांश है, यहाँ पे तीन खंडों से बना है, अग्र कक्षांग, कक्षांग और बेसिस, बेसिस से फिर दो संस्पर्शक निकलते हैं, संस्पर्शक निकलते भार का और अंदर का, ठीक है ना। भार का दो शाखाओं में विभाजित, भार वाली बड़ी शाखा, छोटी शाखा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो संस्पर्शक जो निकल रहे हैं, जो संस्पर्शक मैंने बताए, ठीक है ना, तो ये चाबुक के समान संस्पर्शक है, ये बहिर्पादांश और अंतःपादांश के समान नहीं होते, ये मैंने पहले बता दिया कि प्रसंगिका है, उसमें अंतःपादांश बहिर्पादांश है, उस जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। तो ये था, ठीक है ना, प्रसंगिका के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी चार बच गए, ठीक है ना, संगिका है, चिबुक है, लघु जंबिका, जंबिका, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।